Hello everyone. Today we are going to discuss about cashew nut. Before that, those who did not join our Telegram group, please join it. जिसने भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए. ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. इस पे हम डेली क्विजेस और जो भी नोट्स होता है वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं. तो प्लीज़ जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए विच इज़ एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स एकेडमी के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट. बोटेनिकल नेम ऑफ कैशू नट इज़ एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल. बोटेनिकल नेम क्या है कैशू नट का? वो है हमारा एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल. आप सभी को पता होगा एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल जो है वो हमारा बोटेनिकल नेम है हमारा कैशू नट का. ओरिजिन जो है वो हमारा ब्राज़ील है और कैशू इज़ अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप. कैशू जो है उसमें हमारा क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है. नेक्स्ट टेम्परेचर एंड क्लाइमेट की बात करें. एरियाज वेयर द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 20 to 30 डिग्री सेल्सियस आर आइडियल फॉर कैशू ग्रोइंग. ठीक है, कैशू ग्रो करने के लिए मतलब कि जब आप काजू की खेती करते हो तो उस समय आपको 20 to 30 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर रेंज होना चाहिए. बेस्ट प्रोडक्शन इज नोटिस्ड अप टू द एल्टीट्यूड ऑफ 400 मीटर विथ एटलीस्ट 9 आवर सनलाइट पर डे फ्रॉम दिसंबर टू मे. जब आप कैशू का प्रोडक्शन करते हो तो उस समय आपको ये देखने को मिलता है कि जो 400 मीटर जो होता है एल्टीट्यूड जो कि हमारा मीन सी लेवल से होता है वो आपका 400 मीटर होना चाहिए जिसमें हमारा जो काजू है उसका बेस्ट प्रोडक्शन देखने को मिलता है. और आपको जो सनलाइट है वो आपका 9 आवर्स सनलाइट पर डे मतलब कि 9 घंटे प्रतिदिन आपको सनलाइट चाहिए इन द केस ऑफ कैशू प्रोडक्शन. ठीक है, दिसंबर टू मई तक मतलब कि दिसंबर टू मई तक यानी कि आपका जो विंटर और समर वाला पार्ट है उसमें आपको 9 आवर सनलाइट पर डे देना होगा कैशू प्रोडक्शन के लिए. द सेलिंग परसेंटेज ऑफ कैशू वेरीज बिटवीन 20 to 25%. अब शेलिंग परसेंटेज, शेल क्या होता है आप देखे होंगे कैशू का, ये जो है ना ये हमारा शेल होता है काजू का. ठीक है, तो शेलिंग परसेंटेज जो होता है हमारा कैशू में वो हमारा वेरी करता है 20 to 25%. प्रोपगेशन की बात करें तो प्रोपगेशन जो है वो हमारा एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग से किया जाता है या फिर सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग भी किया बहुत जगह पे देखा जाता है. वो भी हमारा एक सक्सेसफुल मेथड है. एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग एक फ्रूट क्रॉप में भी किया जाता है. वो फ्रूट क्रॉप का नाम क्या है वो मुझे आप कमेंट में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है. एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग उसमें देखने को मिलता है. प्रोपगेशन जो है वो हमारा एपिकोटाइल के साथ साथ हम सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग भी यूज़ करते हैं. ये भी हमारा एक सक्सेसफुल मेथड है क्योंकि जो सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग जो है ना वो जो सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग है वो प्रोपगेशन मेथड जो है वो इजी है. ठीक है, वो आसानी से किया जा सकता है और उससे हम लार्ज नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स तैयार कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में. ठीक है, तो प्रोपगेशन हम एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग से भी देख सकते हैं. सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग जो है वो हमारा सक्सेसफुल मेथड है क्योंकि सक्सेसफुल इसलिए माना गया है क्योंकि ये इजी मेथड्स है और इसमें हम लार्ज नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स बहुत कम टाइम में तैयार कर सकते हैं. द परसेंटेज ऑफ फील्ड एस्टैब्लिशमेंट इज ऑल्सो रिपोर्टेड टू बी हाई विद दीज ग्राफ. ठीक है, तो फील्ड परसेंटेज यानी कि फील्ड एस्टैब्लिशमेंट मतलब कि आप जो भी सीडलिंग ग्राफ्ट तैयार कर लोगे उसको जब आप फील्ड में ट्रांसफर करोगे तो वहाँ पे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, फील्ड एस्टैब्लिशमेंट भी आपको अच्छा देखने को मिलता है. ठीक है, स्पेसिंग की बात करें तो स्पेसिंग हमारा 7.5 to 7.5 मीटर चाहिए यानी कि प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस सेम है 7.5 मीटर. 170 इसका जो अगर आप इतना स्पेसिंग मेंटेन करते हो तो आपको प्लांट पॉपुलेशन 175 प्लांट पर हेक्टेयर देखने को मिलता है. और अगर आप 8 into 8 मीटर का स्पेसिंग रखते हो तो आपका 156 प्लांट पर हेक्टेयर देखने को मिलेगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आपने कैशू का प्लांट तो ज़रूर देखा होगा. इस तरीके का उसका फ्रूट बियरिंग हैबिट होता है. उसके बाद आपका ऐसा काजू का मिल जाता है शेप. ठीक है, ये नीचे वाले पोर्शन काजू को हटा देते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसमें से फिर आप ऐसे शेल निकालते हो. ठीक है, शेल निकालने के बाद फिर आपको ये काजू मिलता है. ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर होता है. इस तरीके से काजू हमारा निकलता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हाई डेंसिटी प्लांटिंग. आपने स्पेसिंग तो देख लिया कि आप 7.5 into 7.5 मीटर नहीं तो 8 into 8 मीटर का स्पेसिंग रख ले. लेकिन हाई डेंसिटी अगर करेंगे इसमें तो अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग आप करते हो तो आप स्पेसिंग क्या रखते हो 4 into 4 मीटर का रखते हो जिसमें आपका प्लांट पॉपुलेशन 625 प्लांट्स पर हेक्टेयर देखने को मिलता है. ठीक है,
बिगिनिंग में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम 4x4 मीटर का स्पेसिंग लगा के अल्ट्रा हाई मतलब हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब हमारा पौधा बड़ा होने लगता है तो उसको क्या होता है, सनलाइट अच्छे से नहीं मिल पाएगा प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर स्पेसिंग नहीं मेंटेन हो पाएगा, ठीक है, मतलब बहुत कोलैप्स हो जाएगा प्लांट, ठीक है, आपस में। तो इसीलिए उस समय क्या किया जाता है कि स्टार्टिंग में 4x4 मीटर का स्पेसिंग मेंटेन किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, लेटर स्टेज में थिनिंग आउट कर दिया जाता है प्लांट का, और फिर स्पेसिंग जो है वो हमारा 8x8 मीटर का स्पेसिंग फिर हम ये कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। 10th ईयर 10 साल बाद इसको हम करते हैं, उस समय ट्री हमारा ग्रोथ होने लगता है ना ट्री का, इसीलिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इस पॉइंट में ये कह रहा है कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग में हम क्या कर रहे हैं कि 4x4 मीटर का स्पेसिंग मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा प्लांट पॉपुलेशन 625 प्लांट पर हेक्टेयर हो जाता है, ठीक है। बिगनिंग में तो हम 4x4 मीटर का, स्टार्टिंग में हम 4x4 मीटर का स्पेसिंग मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जब हम साल बाय साल बढ़ते जाएंगे तो आगे देखने को मिलेगा कि उस समय क्या हो रहा है कि प्लांट आपका ग्रोथ कर रहा है, तो स्पेसिंग का दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगा, एयर्स का सर्कुलेशन नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपका प्लांट जो है वो अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा। इसीलिए लेटर ऑन क्या करते हैं कि हम प्लांट्स का थिनिंग आउट कर देते हैं, मतलब कि कुछ प्लांट को रिमूव कर देते हैं और स्पेसिंग हम 8x8 मीटर का स्पेसिंग मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। यही आपको इस पॉइंट में कहने को बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ऑफ कैश्यू प्लांट इज डन ड्यूरिंग अगस्त टू सितंबर। ट्रेनिंग प्रूनिंग हम कब कर रहे हैं, अगस्त से सितंबर में किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ की बात करें तो वेराइटीज़ जो है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वेराइटीज़ को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इन कर्नाटक में सबसे पहले हम चिंतामणि 1 यूज़ करते हैं, चिंतामणि 2 यूज़ करते हैं, धाना जिसको हम H1608 भी बोलते हैं, NRCC सिलेक्शन 2, भास्कर, उलाल 1, उलाल 3, उलाल 4, UN50, बेंगलुरा 4 एंड बेंगलुरा 7, ये सारे वेराइटीज़ जो है ये हमारा कर्नाटक में ग्रो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो केरला में ग्रो किया जाता है वो है हमारा धाना, ठीक है। धाना आपका याद रखिएगा, आप कर्नाटक और केरला दोनों में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। धाना हो गया, K22-1 हो गया, ठीक है। मदाक्तरा हो गया, मधाक्तरा 1, मधाक्तरा 2, ठीक है। उसके बाद कनाका हो गया, अमरूथा हो गया एंड प्रियंका, ये सारे वेराइटीज़ जो हैं वो केरला में ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में हमारा बेंगलुरा 1, बेंगलुरा 4, बेंगलुरा 6 और बेंगलुरा 7। आप देख सकते हैं कि ये वेराइटीज़ हमारा कर्नाटक में भी ग्रो कर रही थी और महाराष्ट्र में भी ग्रो कर रही थी। देखो आसपास का स्टेट्स है तो क्या है, वहाँ का वेराइटीज़ भी थोड़ा बहुत सिमिलर होगा, ठीक है, तो आसपास के स्टेट्स का वेराइटी थोड़ा बहुत मैच कर रहा होगा, कॉमन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोवा की, तो गोवा तो नाम से ही आपको याद हो जाएगा, गोवा 1, गोवा 2, बेंगलुरा 1, बेंगलुरा 4, बेंगलुरा 6, बेंगलुरा 7, ये सारे वेराइटीज़ जो है वो हमारा गोवा में ग्रो किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा, इनमें बहुत सारे वेराइटीज़ जो है वो कॉमन है, तो आपको याद रखने में आसानी होगा। केरला का आपको याद करना होगा, ठीक है। तो वेराइटीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं ट्रिक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको वेराइटीज़ याद हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेराइटीज़ से क्वेश्चन पूछते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम हार्वेस्टिंग और इल्ड की बात करें तो हार्वेस्टिंग जो है, आप देखो फ्रूट जो आपका बियर कब स्टार्ट हो जाएगा, आफ्टर 3 इयर्स ऑफ प्लांटिंग। जब आप कैशू का प्लांट करते हो, मतलब कि जब उसको बोते हो, उस समय क्या होता है कि वो जब आप इस मतलब ग्राफ्ट्स को लगाते हो, ट्रांसप्लांट करते हो, उस समय क्या होता है कि आफ्टर 3 इयर्स मतलब 3 साल के बाद आपको उसमें फ्रूटिंग देखने को मिलेगा, मतलब वो बियरिंग उसका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फुल बियरिंग मतलब कि अच्छी क्वालिटी का फ्रूट या फिर फुल बियरिंग जो है वो आफ्टर 10 ईयर्स होगा, 10 साल के बाद ही आपको अच्छी क्वालिटी का फ्रूट्स देखने को मिलेगा उसमें, ठीक है। रिम्यूनरेटिव इल्ड का मतलब है कि दोबारा से, ठीक है, कंटिन्यू गिविंग फॉर अनदर 20 ईयर्स, ठीक है, मतलब कि वो कंटिन्यू कितने साल तक ग्रो मतलब फ्रूटिंग दे सकता है, तो रिम्यूनरेटिव इल्ड उसी को बोलते हैं कि कंटिन्यू वो कितने साल तक फ्रूटिंग दे सकता है। तो रिम्यूनरेटिंग इल्ड जो होता है वो हमारा कंटिन्यू गिविंग फॉर अनदर 20 ईयर्स, मतलब 10 साल के बाद आपको अच्छे क्वालिटी का फुल बियरिंग देखने को मिलेगा, लेकिन वो 20 साल तक लगातार फ्रूटिंग अच्छा दे सकता है, ठीक है, तो वो हमारा रिम्यूनरेटिव इल्ड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग टाइम। हार्वेस्टिंग टाइम जो है वो हमारा फरवरी टू मई में किया जाता है। द कैश्यू एप्पल्स आर रिमूव्ड एंड द नट्स आर ड्राइड इन सन फॉर 2 to 3 days to bring the moisture level from 25 to 9%,
ठीक है। बोल क्या रहा है इसमें कि कैश्यू एप्पल जो होता है, मतलब कि देखिए इमेजेस से समझते हैं, ये हमारा कैश्यू एप्पल है, ये पूरा जो है ये हमारा कैश्यू एप्पल है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कैश्यू एप्पल को रिमूव करते हैं हम, प्लांट से हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है कि नट्स को ड्राई किया जाता है 2 to 3 days सन में, ठीक है, ताकि जो हमारा मॉइस्चर जो उस समय होता है, जब देखिए फोटो से ही मैं आपको बताती हूँ, इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा कैश्यू एप्पल है, ठीक है। तो कैश्यू एप्पल में हम क्या करेंगे, इसको हम रिमूव करेंगे ट्री से, ठीक है। जब इसको हार्वेस्ट कर लेंगे उसके बाद क्या किया जाता है कि ये जो हमारा काजू होता है, काजू का शेप जो होता है, इसको हम क्या किया जाता है, सन में इसको क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, ठीक है। सन ड्राई किया जाता है इसको, ताकि जो इसमें हमारा इस समय अभी आपका 25% मॉइस्चर है, ठीक है। तो 25% मॉइस्चर होता है, उसको हमें क्या करना होता है, उसको हमें 9% मॉइस्चर लाना होता है, ठीक है। मतलब कि मॉइस्चर रिमूव करना पड़ता है। तो इसको हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करने के बाद इसको सन ड्राई करते हैं। सन ड्राई करने से हमारा मॉइस्चर जो है वो 9% तक आ जाता है। वही पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि कैश्यू एप्पल को रिमूव करने के बाद, मतलब कि हार्वेस्ट करने के बाद, उसको नट्स को क्या किया जाता है, सन ड्राइड किया जाता है। सन ड्राइड 2 से 3 दिन करने के बाद उसके बाद क्या किया जाता है, मॉइस्चर को हमें 25 to 9% तक लाना होता है, मतलब कि रिमूव करना होता है मॉइस्चर। द मैच्योरिटी ऑफ द कैश्यू नट इज टेस्टेड बाय फ्लोटेशन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। जो मैच्योरिटी होता है, मान लो आप कैसे पहचानोगे कि कैश्यू हमारा पक चुका है, काजू हमारा पक चुका है, ये आप कैसे पहचानोगे। तो उसका जो वो टेस्ट करने का जो मेथड है वो हमारा फ्लोटेशन मेथड है। फ्लोटेशन का मेथड का क्या मतलब है, फ्लोट मीन्स क्या होता है, पानी में तैरना, ठीक है। फिगर से इसको समझते हैं। मान लो हम कोई बकेट लिए, उसमें हम पानी रख दिए, ठीक है। तो आप जब इसमें कैश्यू को डालोगे तो जो आपका ई मैच्योर होगा, जो मैच्योर नहीं हुआ होगा, वो आपका फ्लोट करेगा पानी में, ठीक है। ई मैच्योर वाला जो है वो आपका फ्लोट करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ई मैच्योर जो है वो आपका फ्लोट करेगा, और जो आपका मैच्योर वाला होगा, जो आपका मैच्योर होगा वो आपका यहाँ पे सिंक करेगा, ठीक है। नील फ्लोट्स मतलब कि फ्लोट नहीं करेगा, वो कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो मैच्योर होगा वो आपका सिंक कर जाएगा, और जो आपका ई मैच्योर जो कैश्यू होगा वो आपका फ्लोट करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा फ्लोटेशन मेथड। ये आपका क्या है, फ्लोटेशन मेथड है, जिससे कि हम कैश्यू का मैच्योरिटी पता करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम कैश्यू का मैच्योरिटी चेक करते हैं। तो मैच्योरिटी चेक करने का जो हमारा टेस्ट है वो है हमारा फ्लोटेशन मेथड। इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, द मैच्योर नट सिंक, जो मैंने अभी क्या बताया कि मैच्योर वाला जो है वो सिंक कर जाएगा, और ई मैच्योर वन जो होगा वो हमारा अनफिल्ड, यानी कि जिसमें हमारा कैश्यू प्रॉपर नहीं बना है, वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा फ्लोट करेगा पानी में, ठीक है। तो ये हमारा फ्लोटेशन मेथड है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, ग्रेडिंग। अब ग्रेडिंग तो आपको पता ही होगा, आप अच्छी क्वालिटी को अलग करते हो, और जो आपका थोड़ा कम क्वालिटी का होता है उसको आप अलग करते हो, तो इसी को हम ग्रेडिंग कहते हैं। तो ग्रेडिंग इज डन फॉर एक्सपोर्ट पर्पस बेस्ड ऑन काउंट्स और नंबर ऑफ कर्नल्स पर पाउंड। साउंड कर्नल्स आर नेम्ड एज होल्स एंड ब्रोकन वंस एज स्प्लिट्स। ये क्या कह रहा है कि ग्रेडिंग तो आपको पता ही होगा, ग्रेडिंग आप क्यों करते हो, आप एक्सपोर्ट करने के लिए, कि अच्छी क्वालिटी का आपका प्राइस अच्छा मिलेगा आपको, जो थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का होगा उसका प्राइस आपको कम मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ग्रेडिंग किया जाता है एक्सपोर्ट पर्पस से, कि आपका जो अच्छे क्वालिटी का है उसको आप अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाएँ। तो ग्रेडिंग जो है वो आप नंबर ऑफ काउंट्स के हिसाब से करते हो, कि आपका नंबर ऑफ कर्नल्स पर पाउंड कितना हो रहा है। साउंड क्वालिटी का कर्नल्स जो होगा उसको हम होल्स कहते हैं, और जो ब्रोकन जो हमारा कर्नल्स होगा उसको हम स्प्लिट्स कहते हैं, ठीक है। ग्रेडिंग जो होता है वो हमारा काउंट्स के हिसाब से करते हैं, नंबर ऑफ कर्नल्स पर पाउंड। काउंट्स का मतलब है कि पर पाउंड के हिसाब से कितने नंबर ऑफ कर्नल्स, यानी कि कितने काजू हमारे पर पाउंड में चढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हम काउंट्स के हिसाब से ग्रेडिंग करते हैं। साउंड क्वालिटी यानी कि जो गुड क्वालिटी, यानी अच्छी क्वालिटी का जो आपका कैश्यू होता है उसको हम होल्स कहते हैं, और जो आपका ब्रोकन है यानी जो टूटा हुआ है या फिर जो स्प्लिट हो गया है उसको हम स्प्लिट्स कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैश्यू नट। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और सारा पॉइंट्स जो है वो समझ में भी आ गया होगा। तो आज हम कैश्यू नट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम रबर को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।